बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। रावलपिंडी रिंग रोड एक ऐसा मंसूबा जिसमें जो करप्शन की नज़र हो चुका है मुबैना तौर पर, और इसमें 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आज इसकी दूसरी समाअत हुई है। आप जानते हैं कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन मोहम्मद महमूद को गिरफ्तार किया जा चुका है और कमिश्नर लैंड एक्विजिशन वसीम ताबिश को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनको 4 दिन पहले पेश किया गया था जुडिशल मजिस्ट्रेट यूसुफ अब्दुल रहमान की अदालत में और इनका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया था। आज फिर इनको पेश किया गया जुडिशल मजिस्ट्रेट यूसुफ अब्दुल रहमान की अदालत में और मज़ीद 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मिल गया। 24 तारीख तक का जिस्मानी रिमांड मिल गया है। आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, बड़े फैक्ट्स रखे गए हैं। कोई 1.5 घंटे की तवील समाअत थी। इसमें कई निकात दोनों जानिब से हमारे सामने आए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई 2:20 के करीब इन मुल्ज़िमान को अदालत में लाया गया। जब अदालत में लाया गया तो कैप्टन मोहम्मद महमूद और वसीम ताबिश, इन दोनों को हथकड़ियाँ लगाकर पेश किया गया। अच्छा, अब मामला ये था कि जो वसीम ताबिश थे कमिश्नर लैंड एक्विजिशन, इनको इस अंदाज में हथकड़ियाँ लगाई गई थी कि एक हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी, एक हाथ में उनके बनोला लगा हुआ था। जैसा लग रहा था कि उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई है उनको राइट हैंड में, और यहाँ पर उनके बनोला लगा हुआ था जैसे उनको ड्रिप्स दी गई हों, और दूसरे हाथ में उनकी हथकड़ी लगी हुई थी। और वो हथकड़ी एक और आदमी पीछे जो भी मुतल्लिका शख्स होगा इदारे की तरफ से, उसने वो हथकड़ियाँ, और वो सिविल कपड़ों में मलबूस था, उसने वो हथकड़ी अपने हाथ में पकड़ रखी थी। लेकिन जो कैप्टन महमूद थे उनका मामला मुख्तलिफ था। उन्होंने सफ़ेद रंग का जो है वो कॉटन का कुर्ता पजामा पहन रखा था, और एक हाथ में उनके जो हथकड़ी थी वो उन्होंने ऐसे हाथ में लपेट के चेन वो पजामे की पॉकेट में, या पॉकेट के अंदर तो नहीं थी लेकिन शर्ट के नीचे उन्होंने छुपा रखी थी, यानी वो अपनी हथकड़ी को छुपा रहे थे। और मुसलसल अदालत में वो जितनी देर भी 2 घंटे मौजूद रहे तकरीबन, वो उन्होंने इसको ऐसे ही छुपा के रखा, और उनके एक साथ एक आदमी मुसलसल खड़ा रहा जो उनकी शर्ट बार बार उसके, जो अगर साइड से थोड़ी सी हथकड़ी नज़र आ भी रही थी तो उनकी शर्ट को बार बार हथकड़ी के ऊपर कर देता था ताकि उनकी हथकड़ी नज़र ना आए। अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं आई जो मैं इस पर यहाँ पर ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इन मुल्ज़िमान को हथकड़ियाँ क्यों लगाई गई हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि शहबाज शरीफ को अदालत में पेश किया गया और उनको हथकड़ी लगाई गई हो। मैंने कभी नहीं देखा कि हमजा शहबाज को हथकड़ी लगाई गई हो। मैंने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मैंने बार बार इसका जिक्र किया कि चंद जो ऐसे 15-20 हज़ार रुपए के मुलाजमीन जो थे, जिनको कहा जाता है जो कैश बॉयज़ थे, उनको हथकड़ियाँ लगाकर पेश किया जाता रहा। बाद में वो हथकड़ियाँ भी हटा दी गई। तो ये इन लोगों को क्या, इनके भाग जाने का खतरा है? इनको हथकड़ियाँ क्यों लगाई गई हैं? यानी ये भी अफसरान हैं, ये भी सीनियर पोस्ट पर रहे हैं। आहा चीमा को मैंने हथकड़ियाँ लगी नहीं देखी। तो इन लोगों को हथकड़ियाँ क्यों लगाकर पेश किया गया है? और जाहिर है वो अभी उन पर सिर्फ इल्ज़ाम है, अभी उन पर जुर्म साबित नहीं हुआ, और जाहिर है कि वो एक ऑफिसर हैं और उन्होंने जो है वो अपनी एक जॉब की है। हो सकता है उन्होंने घपला किया हो तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन हथकड़ियाँ क्यों लगाई गई हैं? और अगर लगाई गई हैं तो फिर हथकड़ी बाजू के गिर्द लपेट कर पेश कर देना और वो अपनी बाजू छुपाते रहे मुसलसल, तो ये अजीब सी सिचुएशन थी कोर्ट रूम में जब वो आए। एनीवे, जब वो आए तो साथ ही जुडिशल मजिस्ट्रेट यूसुफ अब्दुल रहमान भी आ गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्दुल रहमान साहब ने कमरा अदालत में आते ही, अभी वो पूरी तरह बैठे भी नहीं थे कि वो एक रिपोर्टर हैं, उनको उन्होंने इशारा किया, करीब बुलाया, उनका कहा कि सब रिपोर्टर को बाहर निकालो, सब लोग बाहर चले जाओ। तो ये पिछली मरतबा भी उन्होंने सेकंड हाफ में ये किया था, यानी पिछली मरतबा पहले हाफ में उन्होंने रिपोर्टर्स को बाहर नहीं निकाला था। आज उन्होंने कहा कि मीडिया सब बाहर चला जाए। तो उस पर उन्होंने आकर बाकी रिपोर्टर से कहा कि बल्कि आगे से सबने भी सुन लिया था, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब ने ऊंची आवाज़ में कहा था और बड़े रूड अंदाज में कहा था, बड़ा उनका लहजा दरुस्त था, सख्त लहजा था, और तज़हीक आमेज़ भी कह सकते हैं आप इसको। इस लहजे में उन्होंने कहा कि बाहर चले जाओ सब। तो उन्होंने आके बताया कि देखो यार, वो कह रहे हैं कि बाहर चले जाओ। तो एक रिपोर्टर जो हैं, वो समा के रिपोर्टर हैं अरशद अली साहब, वो थोड़ा सा आगे हुए और उन्होंने वजाहत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए, हम लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं, हमारी ये असाइनमेंट है इदारे की तरफ से, हम इसको कवर कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ही नामुनासिब से लहजे में कहा कि तो क्या करूं, आप लाहौर हाई कोर्ट से आए तो क्या करूं? तो अरशद अली साहब कुछ जवाब न दे पाए कि एक और रिपोर्टर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि सर, अगर हम इसको कवर नहीं करेंगे तो गलत रिपोर्ट हो जाएगा, जाहिर है इसमें गलती का एहतमाल रहेगा,
तो उन्होंने कहा कि जज साहब ने कहा कि होता है तो होने दें, आप जाएं बाहर, निकालें, सबको बाहर निकाल दें। और फिर वो बार बार कहते रहे रश कम करें, रश कम करें। लेकिन सिर्फ मीडिया के लोगों को बाजू पकड़ के, बाजू तो नहीं पकड़ा गया लेकिन कहा गया कि आ जाए बाहर चले जाएं, और जाहिर है मजबूरन फिर सब लोग बाहर आ गए। लेकिन कुछ सवालात पैदा हुए इस सूरत हाल में। अब मुझे देखें 4-5 मिनट इसी मौजू पर लग गए, हालांकि मैं केस पर बात करना चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्ट को कवर नहीं करने देंगे तो रिपोर्ट कैसे करेंगे, हकायक कैसे कौम के सामने आएंगे, और क्या लोगों को, आवाम को जानने के हक से महरूम नहीं किया जा रहा। मैं कुछ सवाल उठाना चाहता हूं जो मैंने ट्वीट भी की है, और वो सवाल ये है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी के राज फाश हो जाने का खतरा था जो मीडिया को बाहर निकाल दिया गया? क्या कोई बहुत इंपॉर्टेंट नौयत के ऐसे पोशीदा मामला, तो अब ये इन कैमरा सेशन भी नहीं था, क्या ये इन कैमरा का हेयरिंग थी? इन कैमरा हेयरिंग भी नहीं थी, तो फिर मीडिया को बाहर क्यों निकाला गया? दूसरा ये कि पाकिस्तान भर की अदालतों में कवरेज होती है, सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्टर्स बैठते हैं कवरेज होती है, उनके लिए फैसिलिटेट किया गया है, उनके लिए वो डेस्क बनाए गए हैं, स्पीकर्स लगाए गए हैं ताकि वो सुन सकें सारी हेयरिंग को, रिपोर्ट कर सकें। लाहौर हाई कोर्ट में भी इसी तरह से स्पीकर्स लगाए हुए हैं और मीडिया वहाँ पर पूरी कवरेज करता है। तो यहाँ पर इस अदालत में, और लोअर कोर्ट्स में भी ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि मीडिया को पिछली मरतबा भी बाहर निकाल दिया गया और आज भी निकाल दिया गया। फिर ये कि क्या मीडिया को रोकने का कोई कानून मौजूद है कि मीडिया को इस कानून के तहत हम बाहर निकाल देते हैं? ये मेरा सवाल है। फिर ये क्या जज साहब का सवाबदीदी इख्तियार है, वो चाहे तो कवरेज करने दें और चाहे तो कवरेज ना करने दें और तज़हीक करके बाहर निकाल दें मीडिया के नुमाइंदों को? क्या ये मेरा सवाल है, और निहायत अदब के साथ मेरा सवाल है। अब मसला ये है ना कि पाकिस्तान में तौहीन अदालत का भी कानून मौजूद है, जिसकी बात पसंद ना है उसको स्क्रू टाइट करने के लिए कानून है, उसको तौहीन अदालत भी लगाई जा सकती है। इसलिए मैं निहायत अदब के साथ सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, और मेरे पास सवाल करने का यही फोरम है। कोर्ट रूम के अंदर खड़ा होकर हमारे कुछ साथियों ने सवाल किया तो उनको तज़हीक अमेज़ अंदाज में जवाब मिला। मसला ये है ना कि सहाफ़ियों की तौहीन सहाफ़त अगर हो रही है तो कोई मसला नहीं, तौहीन अदालत नहीं होनी चाहिए, तौहीन सहाफ़त होती है तो हो जाए। अच्छा, फिर मीडिया कवरेज ना होना किसके मुफाद में है? यानी इस पर्टिकुलर केस में मीडिया कवरेज क्यों नहीं होने दी जा रही है? किसी के मुफाद में है क्या? खास वजह है इसकी क्या? और फिर ये कि जैसे मैंने पहले कहा कि मीडिया को बाहर निकाल के उन आवाम को जानने के हक से महरूम किया गया है, क्या ऐसा नहीं है? ये तो मैं कुछ सवालात, क्योंकि मैं आज जो आपके सामने रिपोर्ट कर रहा हूँ, रात के इस पहर कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है, वरना 2 घंटे में आपके सामने ये वीडियो आ चुकी होती, क्योंकि ये तमाम फिर हक़ाइक़ जानने, इकट्ठे करने और इसको मुस्तनद बनाने में टाइम लगा। बहुत सारे सोर्सेज से, वकला से, इधर उधर से, कहाँ से जाके फैक्ट्स को इस अंदाज में मैंने इकट्ठा किया है कि गलत कोई बात ना हो पाए और आपके सामने कमज़ोर चीज़ ना पहुँचे, तो उसके लिए ये लगा। और अभी भी जाहिर है वो जो मैं कानों से सुनकर बात करूँगा ये उसका मुतबादल नहीं हो सकता कि किसी से पूछ कर आप कर रहे हो। एनीवे, मैं पूरी जिम्मेदारी से कोशिश करूंगा कि आपके सामने इस केस के कुछ हक़ाइक़ रखूं। सबसे पहले तनवीर अहमद साहब जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे एंटी करप्शन के, वो पेश हुए और उन्होंने कहा, मतलब वो सबसे पहले उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि सारे स्कैंडल में बेनामी ट्रांजैक्शंस हुई हैं और हमें इनको इन्वेस्टिगेट करना है, सॉर्ट आउट करना है, तो मजीद रिमांड दिया जाए मुलजमों का। फिर उन्होंने कहा कि अलाइनमेंट को तब्दील करके 66 किलोमीटर पर ले गए हैं, 14 किलोमीटर। मैं कोशिश करूंगा, टाइम ज़्यादा हो गया तो मैं जल्दी ज़रा इसको करूँ। 14 किलोमीटर का इजाफा किया इन्होंने, 10 अरब का नुकसान पहुंचाया कौमी खजाने को। वसीम ताबिश ने 2 अरब 60 करोड़ की ज़मीन एक्वायर की जो गैर कानूनी थी, और ये सब कुछ चंद सोसाइटीज़ को अकोमोडेट करने के लिए किया गया। ये एंटी करप्शन के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों साइड्स सर्विसेज रोड पर जो है वो सोसाइटीज़ बना दी गई। फिर जज साहब ने पूछा कि कौन कौन सी सोसाइटीज़ बनाई गई, तो तनवीर अहमद साहब ने 4-5 सोसाइटीज़ के नाम भी बताए। अच्छा, फिर उस्मान अवान साहब जो कि वकील हैं साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन मोहम्मद महमूद के, वो उन्होंने बातचीत शुरू की। यानी पहले उन्होंने अपनी बात मुकम्मल करते हुए तनवीर अहमद साहब ने कहा कि इन वजूहात के बिना पर हम चाहते हैं कि मजीद रिमांड दिया जाए ताकि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर सकें। अब उस्मान अवान साहब जो हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम लिया, सबसे ज़्यादा लंबे आर्गूमेंट्स दिए और सबसे जोशीले अंदाज में इन्होंने आर्गूमेंट दिए। उस्मान अवान साहब ने कहा कि एंटी करप्शन के सेक्शन 154 के तहत ये FIR दर्ज हुई है। FIR में इल्ज़ामात होते हैं, एजम्पशंस नहीं होती। उन्होंने कहा कि यहां पर एजम्पशंस की बुनियाद पर सारा केस बनाया जा रहा है। अब एजम्पशंस से क्या मुराद थी, उन्होंने आगे जाके एस्टैब्लिश किया। उन्होंने कहा कि आपके सामने एक नक्शा है, जज साहब को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि आपके सामने एक नक्शा है। उन्होंने कहा एक रेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये पहले वाली रिंग रोड है
और फिर आपको पिंक लाइन नजर आ रही है, ये ऑल्टर्ड रिंग रोड है, यानी बाद वाली। उन्होंने कहा कि रेड लाइन यानी पहले वाला देखें तो आपको सीरीज ऑफ सोसाइटीज नजर आएगी। अगर देखा जाए तो इन्हें डिप्राइव कर दिया गया, यानी आप कह रहे हैं कि हमने सोसाइटीज को नवाजा है। अगर पैसे बनाने होते तो जो पहले वाले रिंग रोड के इर्द गिर्द 20 सोसाइटीज थी उनसे पैसे बना लिए जाते। तो हमने तो बहुत सारी सोसाइटीज को डिप्राइव किया है, ये इनका आर्ग्यूमेंट था। आप इससे खिलाफ कर सकते हैं, वैसे मेरे पास भी इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है, लेकिन मैं वकील नहीं हूं मैं वहां पर खड़ा होकर काउंटर आर्ग्यूमेंट देता, ये उनका काम है जो एंटी करप्शन के लोग हैं। मत मिसाल के तौर पे आर्गूमेंट ये हो सकता है कि जनाब वो तो चले पहले से एस्टैब्लिश हो गई थी, आप और फिर जिसको फायदा पहुंचाना था उसकी सोसाइटीज ये नहीं है, उसकी सोसाइटी वो है जो बाद में आई हैं, तो इसलिए मकसद तो फायदा पहुंचाना था। तो ये एक आर्गूमेंट हो सकता है, खैर मैं इस बहस में नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा कि हमने तो इन सोसाइटीज को डिप्राइव किया है, और फिर उन्होंने कहा कि इनके यानी एंटी करप्शन के फैक्ट से क्लियर नहीं है। इन्होंने रोड की लंबाई और अखराजात के गलत आदाद-ओ-शुमार अदालत में पेश किए हैं। इन्होंने कहा कि पहले लंबाई जो है वो 58 किलोमीटर थी, अब 66.3 किलोमीटर हो गई है, यानी 8.3 किलोमीटर तो बड़ी है। तो उन्होंने कहा कि पहले 58 किलोमीटर लंबी थी और अब 66.3 किलोमीटर हो गई है। पहले ये 57 बिलियन का प्रोजेक्ट था, जबकि 66 किलोमीटर लंबाई के साथ इसकी कॉस्ट 40 बिलियन है, यानी 57 बिलियन से कम होकर 40 बिलियन हो गई। अब मुझे ये नहीं पता कि लंबाई बढ़ने से इसकी कॉस्ट कम कैसे हो गई है। एनीवे, ये उन्होंने उस्मान अवान साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि 24 बिलियन तो कम हो गए हैं। ये कह रहे हैं कि 10 अरब का नुकसान हुआ है तो 10 अरब का नुकसान नहीं हुआ, 24 बिलियन कम हुए हैं। और उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 40 लाख हर किलोमीटर पर कम हुए हैं। तो उन्होंने कहा पहले जो लैंड एक्वायर की जा रही थी वो 20 बिलियन की थी, अब 16 बिलियन की लैंड है। इस तरह से कम हुआ है, यानी पहले महंगी जमीन थी जो एक्वायर होनी थी, अब जरा बाहर निकल के शहर से जमीन ली गई है तो ये सस्ती जमीन है, तो इसकी तो लेंथ ज्यादा होने से, लंबाई ज्यादा होने से इसकी जो कॉस्ट है उसमें कमी वाक़ई हो गई है। ये उन्होंने उस्मान अवान साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि फिर आगे एक और मौजू पर हुआ है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें फिर वज़ीर आला का जिक्र आया है और बाकी लोग हुकूमत के इदारों का जिक्र आया है कि भाई वो जिम्मेदार हैं, हम कैसे जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में सिंध के बाद पंजाब में पीपल्स पार्टी का PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कानून PPP एक्ट 2014 मुतारिफ कराया गया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि FW ने पहली मरतबा 2017 में कहा कि हम अपने खर्च से रिंग रोड बनाएंगे। ये बात कैप्टन साहब के आने से पहले की है, यानी कैप्टन महमूद से, इनके क्लाइंट के आने से पहले की है। अच्छा, इसमें फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि ये PPP क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, कि इसमें अगर हुकूमत एक मनसूबा करना चाहती है लेकिन हुकूमत के पास पैसे नहीं है तो एक प्राइवेट कंपनी आके कहती है कि हम बनाते हैं, बुज़ाहिर उसका कोई फॉर्मूला तय हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि 2019 में एक्ट में तब्दीली हुई कि प्रोजेक्ट जो है वो मॉनिटरिंग भी आप करेंगे, यानी 2019 में एक्ट में तब्दीली करके इस हुकूमत में कहा गया कि प्रोजेक्ट बनाएंगे नहीं, मॉनिटरिंग भी आप करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा था ये वज़ीर आला के इल्म में था। फिर उन्होंने कहा कि 4 सितंबर के इजलास की जो अटेंडेंस उन्होंने पेश की कि 4 सितंबर को इजलास हुआ था, उसकी अटेंडेंस पेश करते हुए कहा कि उस्मान बुज़दार इसमें शामिल थे। ये देखिए अटेंडेंस में है कि सलमान शाह शामिल थे, चीफ सेक्रेटरी थे और भी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे, वो सब इसमें शरीक थे और इसमें प्रपोजल्स डिस्कस हुए। फिर वो कहते हैं कि इसमें 174 टेक्निकल ऑब्जेक्शंस लगाई गई और उनमें से 101 जो हैं वो रिजॉल्व भी हो गई। फिर उन्होंने कहा कि रिजेक्शन इस बात पर हुई कि प्रोजेक्ट महंगा है, सस्ता होना चाहिए, और फैसला हुआ कि रावलपिंडी रिंग रोड अथॉरिटी वायबल प्रोजेक्ट के साथ आए। इस सब में कैप्टन साहब का कोई किरदार नहीं है, जो कुछ किया गया एजम्पशंस की बुनियाद पर किया गया। अब वो कह रहे हैं कि जो आप केस बना के लाए हैं ये एजम्पशंस की बुनियाद पर है। अब वो कहते हैं कि रावलपिंडी रिंग रोड की अलाइनमेंट जो है वो इसको अलाइनमेंट की तब्दीली को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। अब वो प्राइम मिनिस्टर का जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ने पंजाब हुकूमत और CDO को हिदायत दी थी कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की रिंग रोड को मिलाकर देखा जाए, यानी मिला के प्रोजेक्ट बनाया जाए, जहां से भी रिंग रोड गुजरेगी। अब वो आर्ग्यूमेंट की दे रहे हैं उस्मान अमान साहब, कहते हैं जहां से भी रिंग रोड गुजरेगी किसी ना किसी को तो फायदा होगा। अब ये अलग बात है, ये आर्गूमेंट तो उन्होंने खैर दे दिया, लेकिन ये अलग बात है कि कहीं से गुजर रही हो और फायदा हो जाए या किसी को फायदा देने के लिए स्पेशल वहां से गुजारी जाए, तो ये दोनों अलग अलग बातें। एनीवे, उन्होंने कहा कि उन्होंने एज्यूम किया कि 10 किलोमीटर बढ़े। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि नाइंसाफ़ी कुछ कम करें। उन्होंने कहा कि कुछ कम नाइंसाफ़ी करें।
और उन्होंने कहा कि मेरा एक बैकग्राउंड है, मेरा से मुराद मेरे क्लाइंट का एक बैकग्राउंड है, एक फैमिली है, आप एजम्पशंस की बुनियाद पर केसेस पाकिस्तान में कब तक बनाते रहेंगे। अच्छा, ये यहाँ अपने अपने उन्होंने आर्गूमेंट कंप्लीट किए, इब्तदाई आर्गूमेंट, बाद में भी थोड़ी सी बात की लेकिन यहाँ पर कर दिए। अब आ जाए जो वसीम ताबिश हैं, कमिश्नर लैंड एक्विजिशन, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने उनके बेटे और बहू के 12 प्लॉट भी हैं और उन्होंने ज़्यादा करप्शन की है। तो जैन शेख साहब जो हैं उनके वकील थे, उन्होंने कहा कि इनका यानी प्रोसिक्यूटर का सारा केस ये है कि एक्सटेंशन इलीगल है। वो कहते हैं कि जिस मीटिंग में फैसला हुआ यानी इसकी एक्सटेंशन का या अलाइनमेंट की तब्दीली का, उसमें चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट खुद मौजूद थे। और फिर वो कहते हैं कि 64 किलोमीटर एरिया एक्वायर करने का पहली मीटिंग में फैसला हुआ, चेयरमैन जिसमें खुद शामिल थे। फिर वो कहते हैं कि जी कैबिनेट ने भी इसे अप्रूव किया था। फिर उन्होंने अदालत में कहा कि मीटिंग में अटक के एरिया को शामिल करने की अप्रूवल मौजूद है, यानी जो कहा जाता है कि अटक लूप शामिल किया गया, तो अटक की मीटिंग में अप्रूवल मौजूद है। उन्होंने कहा जिस सोसाइटी को ये बेनिफिट करने की बात कर रहे हैं वो तो 9 किलोमीटर अवे है। आप कहते हैं कि जी इस सोसाइटी को बेनिफिट किया गया, वो तो इस जगह से 9 किलोमीटर दूर है। अच्छा चले 9 किलोमीटर भी दूर है, लेकिन अगर ये अलाइनमेंट दोबारा ना बनती, ये री अलाइनमेंट ना होती, तो शायद वो फिर 18 किलोमीटर दूर होती और भी दूर होती, तब तो करीब आ गई। फिर वो एक और उन्होंने आर्गूमेंट दिया, उन्होंने कहा कि लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी ने जो लैंड है वो रेवेन्यू अथॉरिटी ने एक्वायर करनी थी, उन्होंने ही की। हमारा रोल तो ये था, यानी कि इनका वसीम ताबिश का रोल तो आखिरी था, इन्होंने तो आखिर में रकम अदा करनी थी। तो दरअसल कसूर तो बाकी इदारों का ज़्यादा बनता है। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि देखें ये सरकारी बंदा, अब वो पॉइंट पर आ रहे हैं, पॉइंट पर इसलिए कि यहाँ मामला था कि फिजिकल रिमांड मजीद एक्सटेंड होना है या नहीं होना, जो जुडिशल करना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ पॉइंट ये है कि ये सरकारी बंदा है और दफ्तर जो है वो इसका सील है, रिकॉर्ड सारा कब्जे में ले लिया गया है, तो रिमांड की अब क्या जरूरत है। यानी एक सरकारी बंदा है, सरकारी ऑफिसर है, उसका सारा रिकॉर्ड आप सील कर रखा है, आपने कब्जे में ले रखा है, तो अब रिमांड लेके आपने क्या करना। और फिर वो कहते हैं कि जी पहले 4 दिन जो आपने रखा है उसमें क्या निकाला है इसमें से। तो ये उन्होंने पॉइंट्स रेज किए। उसके बाद एक और वकील साहब थे, वो भी मुल्जिमान की साइड से थे, उन्होंने भी आर्गूमेंट दिए, उन्होंने कुछ कानून के हवाले दिए कि जी ये आर्टिकल आइन का आर्टिकल 4 ये मुझे हक देता है, आर्टिकल 9 ये हक देता है, 10 लिबर्टी और जो राइट ऑफ लिबर्टी देता है और ये देता है और वो देता है। तो उन्होंने कुछ कानून के हवाले देकर कहा कि मुल्जिम का राइट है कि उसको इज़्ज़त एहतराम दी जाए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ उन्होंने किया है उसको कानून प्रोटेक्शन देता है और उसके कानून के हवाले वो देते रहे। खैर ये सब कुछ सुनने के बाद जो है वो फैसला महफूज हुआ और कहा कि जज साहब ने कहा कि जी फैसला थोड़ी देर में सुनाते हैं, ये कहकर उठ के चले गए। और इस दौरान कमरे अदालत का माहौल ये था। अच्छा, जब जज साहब उठ कर चले गए तो फिर हमें भी मौका मिल गया, हम भी दोबारा कमरे अदालत में चले गए। जब मैं अंदर दोबारा गया तो हमने ये देखा कि उनको एक कुर्सी पर लाकर बिठा दिया गया, कैप्टन महमूद साहब को, और अगेन वही एक लड़का जो उनकी बार बार शर्ट सही करके उसको उनकी हथकड़ी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। एक आदमी फ़ौरन आगे बढ़ा, पानी की बोतल निकाली। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हब्स बहुत ज़्यादा था, एसी वहाँ पर मौजूद नहीं था, हर शख्स पसीने से शराबूर था, बहुत शदीद गर्मी थी वहाँ पर कमरा अदालत में। पानी उनको दिया गया, बिस्किट थे एक पैकेट में लेकिन वो नहीं खाए। खैर वो बिस्किट लेकर आगे बढ़ा, 4, 5, 7, 8, 10 तरह के पैकेट थे उस पैकेट में, उसमें एक लिफाफे में। तो खैर वो हुआ। उसके बाद थोड़ी देर में जो है वो वसीम ताबिश पहले चले गए, फिर कैप्टन साहब भी चले गए और थोड़ी देर में फिर फैसला आया जिसमें 24 तारीख तक जो फिज़िकल रिमांड है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये हुआ है बहरहाल आज। अब इसमें मैंने हतमी मतलब हत्तुल इम्कान ये कोशिश की है कि इसमें कोई गलत फैक्ट आपके सामने ना रखूं। जितनी मालूमात जिन सोर्सेज से जिस अंदाज में जैसे जैसे मैं इकट्ठा कर सकता था वो करके आपके सामने रखी हैं और मुझे काफ़ी हद तक यकीन है कि ये दुरुस्त और सही मालूमात हैं। लेकिन अगर ख़ुद मैं कमरे अदालत में मौजूद होता और निकाल न दिया जाता तस्दीक करके बाकी रिपोर्टर्स के साथ, तो शायद मैं ज़्यादा एतमाद के साथ आपके सामने ये चीज़ें रख सकता था, क्योंकि आपको जानने का हक है। लेकिन बहरहाल जज साहब जो हैं वो ये ज़्यादा मुनासिब समझते हैं कि मीडिया को बाहर निकाल दिया जाए। क्यों मुझे नहीं मालूम, और अगली मरतबा क्या होगा, क्या फिर निकाल दिया जाएगा, पता नहीं। हम फिर जाएंगे और जाके देखेंगे कि क्या होता है। एनीवे मीडिया का भी एक हक है, उसको भी अपने फ़राइज़ की अदायगी करनी है, उसको भी काम करना है। तो इस मामले को कैसे सेटल किया जाएगा मुझे मालूम नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।